ये तुम लोग बताओ। मराठा पढ़ाना, हाँ मराठा पढ़ाना हम लोग को। मराठा साम्राज्य के बारे में देख रहे थे, वो मुगल काल को खत्म कर दिए थे। लास्ट में कुछ बचा था कि नहीं मुगल काल? हाँ, जो बचा था उसको देख लेते हैं। बायोलॉजी आपका कितने तारीख को है? 27 तारीख को है बायोलॉजी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा दिए थे। प्रशासनिक सुधार असल में हुआ था तो अकबर के समय से हुआ था। अकबर के समय हुआ था। स्थापत्य कला भी बता दिया था। स्थापत्य कला तो बाबर के समय से ही हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा शाहजहां के समय सबसे ज्यादा हुआ था। चित्रकला तो सबके समय हो गया था, जहांगीर के समय सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ। विदेशी यात्री बताए थे, विदेशी यात्री आगे लोग। मकबरा भी बता दिया था। किसका मकबरा है, कहां पे है? सबका अलग अलग मकबरा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग यहाँ पे मकबरा के आगे सबसे ज्यादा बाबर का मकबरा काबुल। नाम भी देख लिया था। बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद, बहादुर शाह जफर रंगून में हो गया। नाम भी बताएंगे। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, अकबर जलालुद्दीन, शाहजहां शहाबुद्दीन, औरंगजेब आलमगीर, बहादुर शाह मुअज्जम, बहादुर शाह का नाम मोहम्मद, और मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह का नाम रोशन। पद तो बता दिए थे। वजीर प्रधानमंत्री होता था। मीर बख्शी सेना, मीर बहर नौसेना, मुहत्सिब शरीयत के अनुसार लोग जीवन जी रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जिसका नैतिक आचरण इस्लामिक धर्म के हिसाब से जो नैतिक आचरण है उसकी देख रेख करना, ये किसका काम था? मुहत्सिब का। और धार्मिक विभाग मतलब कर्म कांड, रोजा नमाज जी कुरान कैसे होगा, ये सब का काम क्या था? सुदूर था। जज का काम काजी, जज काजी, बाकी कोई पद महत्वपूर्ण पद नहीं थे सब। ठीक है, आगे देखते हैं। बारिश हो रहा है, नहीं तो अभी को लौटाइए देते, लेकिन बार बार रखेंगे कहाँ? बारिश हो रहा है ना। आगे बढ़े। ये जमीन तो पढ़ा है। सबसे अच्छी जमीन पोजल, हर साल खेती होगी पोजल। 1 साल गैप करके परती, और 4 साल गैप कर 4 साल का गैप 1 साल का गैप परती, हर साल खेती पोजल। खेती नहीं होगा बंजर, खेती नहीं होगा बंजर हो जाता है। खेती नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। बहुत सभी जमीन आपको बंजर जमीन मिलेगी, गांव वगैरह में भी बंजर जमीन मिल जाता है। तो गांव के लोग कहते हैं अरे हमारी जमीन बंजर हो गया। अरे बकलोल कहीं का, बंजर जमीन पे हमारे यहाँ खेती जो है ना आज भी मुगलों के टाइम की जैसे हो रही है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लिया ऐसा। बंजर जमीन में झींगा पालन हो सकता है। जहाँ जमीन ठीक ठाक नहीं होगी अनार हो जाएगा, जहाँ जमीन ठीक ठाक नहीं होगी ना वो एगो नहीं होता है शरीफा, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं उसको, हाँ उसका शरीफा वगैरह हो जाएगा। काफी महंगा बिकता है, अमीरों का फल है वो। गरीब आदमी शरीफा कब आएगा? कहीं प्रसादी में आएगा तब। अरे बकलोलिया कहीं का करी अच्छा नहीं लगता। तुमको नहीं अच्छा लगता तो क्या किसी को नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है। इन लोगों को अच्छा कौन चीज लगेगा? मोमो। तो ना तुम फल खाओगी ना मोमो खाते तो मोटा कैसे गए? क्या बोलिए? हाँ ये बात तो हम भी मानते हैं, सच में बोल रही है यहाँ पे कि दुबला आदमी जो है ना पूरा कोशिश करता है कि हम एक बार थोड़ा सा मोटे हो जाए, और एक बार गलती से मोटा हो गया ना दुबला भी नहीं करता है। लॉकडाउन से पहले हम बहुत दुबले थे, बहुत ज्यादा। अपना शुरुआत के कभी कोई वीडियो वगैरह देखेंगे ना, बहुत। लॉकडाउन में मम्मी जो खाना खिलाई ना मत पूछो। मम्मी के हाथ का एक रोटी होटल में मिलने वाले 3 रोटी के बराबर होता है, एकदम जबरदस्त। खिला उला के मोटा कर दी, और अभी दिन में 1 टाइम खाते हैं फिर भी वजन ही नहीं घट रहा। हाँ 1 साल से सोच रहे हैं वजन घटे, 82 kg पे फिक्स है 1 साल से।
सोच रहे हैं कि अब ये कितना टाइम खाना खा रहे हैं, ये मेरी भी खराबी है, वो एक टाइम में हम 3 टाइम का पूरा कर देते हैं। अब बाहर का तो हमको कुछ खाना ही नहीं चाहिए, खाना कुछ खाते ही नहीं है बाहर का, वो जो घर वाला रहता है। ये तकलीफ जो मोटे लोग हैं वही समझ सकते हैं, सीधा दुबलाई भी नहीं करता है आदमी। गलत बोल रहे हैं जी। इधर लड़का सब में तुम कौन सी बोलता है, तुम कितना केजी का है? 74 के हो? 74 माने कौन सी, हमारा देखो 82। वो तो 35 किलो की। अरे देखो जमुना पारी बकरी आती है 35 किलो। बकरी की एक कैटेगरी होती है जमुना पारी, बोर। बोर और जमुना पारी ये जो होती है महाराष्ट्र के साइड में पतीरा, उसे बकरियां 35 किलो की होती है। बताओ 35 किलो की सब्जी के बोरा में अट जाए। तो जमीन वगैरह समझ में आ गया। तो बंजर भूमि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके मछली पालन में। आप किस जमीन का इस्तेमाल कीजिए, बंजर जमीन का इस्तेमाल कर लेंगे मछली पालन में यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। पुस्तक, मुगल काल में लिखे गए पुस्तक, तुजू के बाबरी, बाबर। तो बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में, इसी का अनुवाद किया गया बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखा? अबू फजल। हाँ, अबू फजल। अब्दुल रहीम खान खान, अब्दुल रहीम खान। ये दोनों एक ही किताब है, ये दूसरी भाषा में, ये दूसरी भाषा में। ये है तुर्की भाषा में और ये है फारसी। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, हुमायूं की क्या दी? बहन। अकबर नामा, अबू फजल। आईने अकबरी भी अबू फजल, अकबर नामा का ही एक हिस्सा है आईने अकबरी, अबू फजल। आगे बढ़े। तुजू के जहांगीरी, जहांगीर पूरा किया मोतमीद खान। जहांगीर मर गया उससे पहले ही, तो पूरा कौन किया? मोतमीद खान। शाहजहां नामा, इनायत खान। शाहजहां नामा, तुजू के जहांगीर, जहांगीर और मोतमीद खान। अकबर नामा, अबू फजल। हुमायूं नामा, हाँ, बाबर नामा, अब्दुल रहीम खाने खान। बकलवा का खाने खाना। वो खाना खाने वाला नहीं है, उपाधि है वो। खाना खाने वाला उपाधि नहीं है, वो खान वाला उपाधि है। समझा क्या? वहां पे चंगेज खान जो थे, तो उसके बाद से ये धीरे धीरे अफगान साइड से मध्य एशिया में ये टाइटल फेमस होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उपाधि मिलने लगा ये सब। तुजू के बाबरी, बाबर। तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीरी, जहांगीर। और मोतमीद खान ने पूरा किया। अकबर नामा, हुमायूं नामा, गुलबदन बेग। शाहजहां नामा, इनायत खान। शाहजहां नामा, इनायत खान। संदीप चौरसिया। क्या कह रहे हैं बाबू? हम लोग ऊपर करो तो इसको, क्या दिक्कत है थोड़ा सा, बस यहीं पे एक डाउट क्लियर कर दीजिए। क्या करें, हमने सोशियोलॉजी, मैथ, ज्योग्राफी का ऑप्शनल बैच नहीं चाहिए। मतलब अब वैसे भी तुम 3 को ऑप्शनल लेके करोगे क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। अब 3 को ऑप्शनल का ले लीजिएगा। ये सब जो है सब ना, मतलब खाली खखोरने वाले हैं, सब पढ़ने वाला नहीं है। जो विद्यार्थी बहुत प्लान बनाएगा ना, वो बहुत कम पढ़ेगा। याद रखना, वो प्लाने बनाने में रह जाएगा। ये पढ़ना है, ये रिवीजन करेंगे, इतना वैसे ना। पढ़ने वाला बैठ के पढ़ दिया यहाँ पे। देखिए, जिसको खाना बनाने नहीं आएगा ना, खूब किचन पहले साफ करेगा, सब्जी एक और रखेगा, फिर यहाँ आलू रखेगा, फिर ये रखेगा, फिर ये काटेगा मसाला, और बाप रे बाप, चाकू नहीं मिल रहा है वहां पर। देखिएगा ये चीज यहाँ पे। आज जिसको खाना बनाने आएगा ना, सच में आएगा, धाए चालू ले। कुछ मिले ना मिले, तेल चढ़ा दिया वहां पे, अरे जरा जीरा फेंक दे उसमें, देखा जाएगा और क्या होगा। प्याज डाल दो, क्या बनना है जी सब्जी में, धाए चला दिया। जिनका पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो सच में रिजल्ट देने वाले, उनको इस सबसे मतलब नहीं होता है। यहाँ पे चालू हो गया, पढ़ना चालू कर दिया। और ये जो बकलोला होता है समझना, ये प्याजे काटते में रह जाता है, मतलब सजाने धजाने में ज्यादा लग जाता है। समझ में आएगी नहीं? और ये केवल आपकी समस्या नहीं है, इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, लोग एक आदमी से मिले, वो कोई प्लान बनाए थे, वो 8 साल से प्लाने बना के रख रहे थे। उनका 50 एकड़ जमीन था, 50 एकड़। तो सोचे थे इसमें कुछ बड़ा करना है, 8 साल से प्लाने बना रहे। हम कहेंगे अगर कोई छोटो काम किए रहते तो 8 साल में ऑटोमेटिक बड़ा हो गया रहता। लेकिन 8 साल से प्लाने बना रहे होंगे। धन्य प्रभु। आप आगे बढ़े। तो ये तो किताब वगैरह समझ में आ गया। इनायत खान, शाहजहां नाम, इनायत खान ने शाहजहां। तबकाते अकबर, निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। अरे बड़ी बड़ किताब है तबकाते अकबर। यहाँ दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक सबकी जानकारी है। अब सोचिए, दिल्ली सल्तनत में 5 गो वंश, और 5 वंश के बराबर अकेले से जुड़ा मुगल वंश। ये पूरी जानकारी किसमें? तबकाते अकबर, तबकाते अकबर।
तबकाते, कोई दिक्कत तुमको अगुआ, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, किताब याद रहेगा? याद हो गया किताब? पूछे किताब के बारे में, बताइए। तुजुक ए जहांगीरी, हाँ, जहांगीर और मोहम्मद खान। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, अब्दुल रहीम खान का। शाहजहांनामा, इनायत खान। तब तबकाते अकबर, हाँ, निजामुद्दीन अहम। शाहजहांनामा, इनायत, आईने अकबरी, अकबरनामा, अबू फजल। अब मुगल काल में ना कुछ किताबों का अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में। उस समय जो वहां की भाषा थी उसको अनुवाद किया गया। तो महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने किया, रामायण का भी अनुवाद बदायूनी ने किया था। रामायण और महाभारत का अनुवाद बदायूनी, हालांकि उसमें अबू फजल और फैजी भी भाग लिए, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, अनुवाद विभाग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किताबों का अनुवाद किसने किया? बदा महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, तीनों का कौन कर दिया? बदायूनी। बादाम खाया था, दिमाग बहुत था इसके पास, नहीं समझ में आ गया। आजकल तो कोई को बादाम मुंह पे पोतता है सब चिकन होने के लिए। आगे बढ़े, जिसके आंख में देखो ये क्या कह रहा है, नीचे करो। जिसके आंख में चश्मा है वो भी यूपीएससी में जा सकता है। अच्छा देखो, इसको लगता है कि ऐसा ऐसा मेंटेलिटी वाला यूपीएससी में जाएगा। बाबू तुमको आंख की नहीं, दिमाग की कमी है। बिना आंख के आदमी भी यूपीएससी में जा सकता है। बीपीएससी जब टीचर में एग्जाम लिया था, एक विद्यार्थी आया था कंप्लीट आंख से अंधा, कंप्लीट। सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? अच्छा, इसको लगता है कि ऐसा ऐसा मेंटेलिटी वाला आईएएस बनेगा सब। हाँ, अरे तुमको कोई अपन पुरानी स्कूटी ना देगा चलाने के लिए, उम्मीद लेके बैठे हो कि भारत सरकार जिला दे देगा एगो संभालने के लिए। मेंटेलिटी भी होनी चाहिए उस टाइप का। चलिए अब ध्यान से देखते हैं शांत हो गया हूं। लीलावती है नल दमयंती, लीलावती नल दमयंती, हाँ, लीलावती नल दमयंती, अर्थर्ववेद, रामायण महाभारत, बदायूनी, राजतरंगिनी, शाह मोहम्मद, राजतरंगिनी, शाह मोहम्मद। अरे इसको मत याद रखिए, बस शाह मोहम्मद याद रखिए ना, शाह मोहम्मद। आगे बढ़े, गीता और उपनिषद, गीता उपनिषद, गीता और उपनिषद द्वारा सीखो। हाँ, महाभारत में ही बदायूनी, अबू फजल और फैजी थे लोग, ठीक है। और महाभारत के ही भीष्म पर्व जो है ना, भीष्म पर्व, भागवत गीता वहां पे आ जाता है। यहाँ पे गीता जो थे दारासिको के समय हुआ था। हाँ, नहीं यहाँ देखिए फैजी है ना, ठीक है। तो इसी के समय दारासिको साहित्य प्रेमी था, याद रहेगा किताब। महाभारत का जब अनुवाद किया गया था तो उसका नाम था रज्मनामा। क्या था? रज्मनामा, रज्मनामा। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? रज्मनामा। तो रज्मनामा कौन सी पुस्तक है? महाभारत। तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, गीता उपनिषद, गीता और उपनिषद द्वारा सीखे। बाकी नहीं हो याद रहेगा तो चलेगा। लीलावती नल दमयंती, हाँ जी, राजतरंगिनी। मुगल समाप्त। मुगल में दो काल था, उन्नति का काल बाबर से औरंगजेब तक, और अवनति का काल 1707 से 1857, 1707 से 1857। अब हम लोग को क्या देखना है? मराठा। अब आप लोग रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए, मुगल काल में टेस्ट के लिए, ठीक है। बाबर से स्टार्ट होगा और बहादुर शाह जफर पे समाप्त होगा। बाबर से स्टार्ट होकर बहादुर शाह जफर पे समाप्त हो जाएगा। हम लोग को क्या देखना है बाबू? मराठा साम्राज्य। मुगलों का जब पतन हो रहा था तो उस समय सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरी थी मराठा।
और उसी समय मुगलों के पतन के बाद भारत में स्टार्ट हो गए थे सब ब्रिटिशर सब। हालांकि भारत में बहुत सारी विदेशी शक्तियां आ गई थी, उसमें से ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसिस थे, डेनमार्क वाले थे, लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली जो हो गई थी वो ब्रिटेन वाले थे। तो मुगल जब पतन के कगार पे पहुंच गए तो भारत में उस समय एक असमंजस की स्थिति थी कि भारत किसके कंट्रोल में जा रहा है, भारत पर मराठों का अधिकार होगा या अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेज जो थे सब ना थोड़े सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ते थे, उनके पास जितनी हथियार है, जितना पैसा है, उसी हिसाब से वो लड़ाई लड़ते थे। मराठों में एक गड़बड़ी ये थी कि लगातार लड़ाई करते गए, लगातार, और अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं दिए। और मराठों की एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो गई उनकी कमजोर अर्थव्यवस्था। तो पैसा बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि चाणक्य ने अपनी सारी किताब राजनीति के बारे में लिखा है, लेकिन उसका नाम रखा है अर्थशास्त्र, क्योंकि पैसा नहीं है ना सब बिला जाएगा, सारा रणनीति वगैरह। इसलिए अपने एरिया में देखिएगा जो सबसे दबंग आदमी होगा या जो सबसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली आदमी होगा, सबसे प्रभावशाली आदमी होगा, वो चाहे जिस भी तरह से प्रभावशाली हो, लेकिन उसके पास पैसा की कमी नहीं होगा। आप किसी में फिल्म में भी देखिएगा जो सबसे बड़ा गुंडा होगा उसके पास पैसा की कमी नहीं होगा, चाहे लूट के लाएगा चाहे जैसे लाएगा, उससे बहस नहीं है। तो अर्थशास्त्र उतनी मोटी किताब लिख दिया और नाम क्या रखा, अर्थशास्त्र। तो पैसा बहुत खतरनाक चीज है, आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन पैसा पे भी ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, समझा। अमीर वही होता है जिसके पास चाहे जितना पैसा हो था ना लग पाए, समझा। एक को तो ऐसा होते हैं सब पैसे नहीं खर्चा करना चाहेगा, सब वो टाइप का नहीं होना चाहिए, मखचूस, हाँ मक्खीचूस, एक से एक रहेगा सब यहाँ पे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक और को देखिएगा ना, घरे मेहमान जाएंगे तो मेहमान के सामने कहेंगे बैठिए नाश्ता लगा रहे हैं, ताकि टोक दे। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, खा के आए, अच्छा खा के आए हैं, हो गया काम यहाँ पे, बैठिए चाय बना रहे हैं, अरे बना के लाओ ना, पूछता कौन चाहिए आप। चलिए अब हम देखते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में स्टार्ट किया जाए। देखिए भारत में अगर आप दो वंशों के बारे में देखेंगे ना तो आप गौर से देखेंगे कि इन्होंने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। एक उसमें से मराठा, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। शिवाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी थे, तो शुरुआत में तो वो नॉर्मल परिवार से थे, लेकिन जब राजा बन गए तो छत्रपति शिवाजी हो गए। उनके यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं था जो राजा बना सके। तो एक हो गए छत्रपति शिवाजी, और एक बिहार से मिलेगा आपको मध्यकाल में शेरशाह सूर्य, शेरशाह सूर्य। और चंद्रगुप्त, प्राचीन में अगर जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी था, प्राचीन में चंद्रगुप्त मौर्य, एकदम प्राचीन में हम नहीं कह रहे हैं, एकदम प्राचीन काल में नहीं, इधर 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल। तो एक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी पढ़ा दिए हैं। शेरशाह सूरी के पास था क्या, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब शेरशाह सूरी अगर 5 साल और जी जाता, 10 साल और जी जाता, तो मुगल लौट के आते ही नहीं सब। वो बाबर के बाद हुमायूं का तो छुट्टी कर दिया था, समझ में आ गया कि नहीं। और जितना विकास किया था, हो सकता था कि भारत की राजधानी पटना रहता। शेरशाह सूरी अगर अकबर के इतना जिंदा रह जाता ना, तो भारत की राजधानी क्या रहता, पटना रहता है। जितना प्रशासनिक सुधार, राजा ही कितना साल था, 5 साल। मेनली 1540 में हुमायूं को कंप्लीटली बाहर किया, और 1545 में तोप का गोला गिरने से मर गया। 5 साल ही शासक रहा, लेकिन उतना लंबा शासन नहीं गया। तो मराठों की शक्ति और शेरशाह सूरी की शक्ति, ये मुगलों के बाद ऐसा स्टार्ट हुआ था जिसमें किसी को कल्पना नहीं किया था कि ये इतने छोटे जगह से आके, इतने छोटे परिवार, मतलब पैसे से कमजोर थे, कोई बहुत बड़े राजा घर से नहीं थे, और बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था। उसमें मराठा थे। मराठा एक्चुअल में सिसोदिया वंश के राजपूत थे। सिसोदिया वंश जो राजस्थान का था ना, उसी से वंशज थे वो, और वो क्या थे, राजपूत थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि बाद में मराठों में जो छत्रपति थे, राजा जो थे, वो राजपूत थे, और पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे। पेशवा जो थे वो लोग क्या थे, ब्राह्मण। बाद में राजा को हटा के शासन किसके ने कंट्रोल कर लिया, पेशवा ने। राजा को हटा के शासन किसने ले लिया, पेशवा ने ले लिया था यहाँ पर, समझ में। तो मराठा साम्राज्य की स्टार्ट करते हैं हम लोग, मराठा साम्राज्य के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। यहाँ पर सिसोदिया वंश के थे, राजपूत थे यहाँ पर। तो छत्रपति शिवाजी, अब एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, जैसे अब महाराष्ट्र के साइड में हम लोग क्या है ना, जैसे जी लगा देते हैं ना, तो समझते हैं कि हम लोगों ने अपना सम्मान का काम पूरा कर दिया। जैसे यहाँ गांधी लिखना है, अब बस जी लगा देंगे, गांधी जी, हम लोग को लगता है कि वो हो गया। यहाँ पे नहीं, अगर मोदी लिखते हैं बस जी लगा देंगे, तो हमें लगता है ना कि भाई आपने तो सम्मान दे दिया मोदी जी। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का लिखना है तो पिता जी लिख देते हैं कि नहीं लिख देते पिताजी। अब उत्तर भारत में क्या है ना, जब वो पढ़ते हैं कि शिवाजी, तो उन्हें लगता है ना हमने तो जी लगा दिया। उत्तर भारत में लोग को लगता है शिवाजी तो नाम हो गया, उनका नाम शिवा थोड़ी था कि आप जी लगा के सोच रहे हैं कि इज्जत दे दी आपने। नाम ही है उनका शिवाजी, आप समझ रहे हैं।
इसलिए इसके बाद में आपको महाराज लगाना पड़ेगा या फिर आगे में छत्रपति लगाना पड़ेगा। और चूंकि उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत में ऐसा लगता है लास्ट में जी लगा दिए, माता जी, पिताजी, दादाजी, तो सबका इज्जत हो गया, गांधी जी, मोदी जी, शिवाजी, लगता है सब में तो है ही यहाँ पे, बट वो नाम है उनका, उनका नाम थोड़ी ना था शिवा कि आप जी लगा के इज्जत दे रहे हैं। यहाँ पर नाम है एकदम ले लेते हैं यहाँ पे, तो शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका जन्म एक छोटे से परिवार, छोटे जगह में हुआ था, एकदम पूना के निकट सिवनेर नामक जगह में। कहाँ हुआ था? सिवनेर, सिवनेर नामक जगह में 1627 पूना के निकट कहाँ हुआ था? सिवनेर में, सिवनेर में। इनके पिताजी शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज देखते हैं 1627 कहां पर? पूना के निकट सिवनेर में, पूना के निकट सिवनेर में हुआ था। अब इनके पिताजी माताजी लोग का नाम देखते हैं। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई, गुरुजी दादा कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास, आध्यात्मिक गुरु रामदास। इनकी पत्नी शिवाजी की पत्नी, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे पत्नी के बारे में देखेंगे, पहले इतना देखते हैं। पिताजी का नाम शाहजी, शाहजी, माताजी का नाम जीजाबाई, माताजी इनका जीजाबाई, जीजाबाई, गुरुजी दादा, दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास, रामदास, वो सिखों के चौथे गुरु रामदास को मत समझिएगा, ये महाराष्ट्र के थे रामदास। इनके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव था तो माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव का, कोंडदेव का था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर क्या था कि इनके जो पिताजी थे पहले वो नौकरी करते थे अहमदनगर के शासकों के यहाँ। किसके पास? अहमदनगर के शासक के पास क्या करते थे? नौकरी करते थे। लेकिन आपको पता है कि बहमनी साम्राज्य जब टूटा था तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। समझ आ गया कि नहीं? तो बहमनी शासक अहमदनगर के यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन आपको पता है कि जब दिल्ली सल्तनत अपने बिखराव के टाइम पे था तो नीचे में क्या बना था? विजयनगर, और यहाँ क्या था? बहमनी। लेकिन बहमनी 5 भागों में टूट गया था। अब बाद में यहाँ आ गए कौन? मुगल। कौन आ गए? मुगल। अब मुगलों ने इस बहमनी पर आक्रमण करना चालू कर दिया। तो बहमनी के तो 5 टुकड़े थे, उसी बहमनी में एक टुकड़ा कौन था? अहमदनगर। अहमदनगर पे जब मुगलों का कब्जा हो गया तो इनके पिताजी, शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले कहाँ चले गए? बीजापुर, बीजापुर। तो वो नौकरी करने कहाँ चले गए? बीजापुर चले गए यहाँ पर, और अपनी पत्नी और बेटे को सिवनेर के पास एक जागीर देके चले गए यहाँ पर। अब इनके पास घोर संकट था कि भैया कैसे साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। तो अब इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करना चालू किया। इन्होंने देखा कि युद्ध लड़ने के लिए बड़ी सेना की जरूरत है, छोटी सेना से युद्ध नहीं लड़ पा रहे हैं। तो छोटी सेना से युद्ध लड़ने के लिए मलिक अहमद से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सीखा था। समझ आ गया कि नहीं? क्या अहमदनगर का शासक मलिक अहमद से गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सीखा। किसने? सियाजी ने। और उन्होंने देखा कि छोटी सेना को लगाओ और सेना को टैक्टिस से लगाओ और लड़ाई करो, पीछे हटो, फिर लड़ाई करो, पीछे हटो, और अपने जाल में लेके आओ, उस जगह पे युद्ध को लाओ जहां पे जीत सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली इन्होंने कहां से सीख लिया? अहमदनगर के शासक से। क्या सीखे? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। तो अहमदनगर के शासक मलिक अहमद से क्या सीखा? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध। तालिबान वालों ने कौन सा युद्ध लड़ा? गुरिल्ला युद्ध। कश्मीर के जितने ही जो आतंकवादी है कौन सा युद्ध लड़ता है? गुरिल्ला युद्ध। डायरेक्ट युद्ध में आ जाएगा, मार के आदमी रद्द कर देगा, यहाँ पे मार के भाग जाता है सब, पता नहीं कहां पे, किसी घर में घुस जाएगा सब। नहीं समझे? तो गुरिल्ला युद्ध सीखे, और गुरिल्ला युद्ध सीखने के बाद इनके पिताजी कहां नौकरी करते थे? बीजापुर। बीजेपुर पे आक्रमण कर दिए। कहां आक्रमण कर दिए? पहला आक्रमण कहां किए? बीजापुर में किया। पहला आक्रमण बीजापुर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीजापुर आक्रमण किए और इसके बाद से कुछ धन दौलत मिला। उसके बाद धीरे धीरे ये किला को जीतना चालू किए, जिसमें पनहाला का किला, पुरंदर का किला, ऐसे करके कई किला जीतना चालू किए। धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार चालू किए यहाँ पे, और पैसा भी आने लगा। किला जीतनी है तो सुरक्षा की दृष्टि से था, किला के अंदर रह जाते थे लोग, बाहर युद्ध वाला आया मार तीर धनुष गोला बारूद रद्द कर देते थे। धीरे धीरे किला जीतना चालू किया। औरंगजेब को यह बात रास नहीं आ रही थी। 1627 चल रहा है, 1627 में इनका जन्म हुआ था, और औरंगजेब जो था यही इसी का समय, औरंगजेब जो था, औरंगजेब देखा कि यार ये तो आदमी धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है। तो औरंगजेब से पहली बार इनकी मुलाकात होती है 1657 में। 1657 में पहली बार किससे मुलाकात होती है?
औरंगजेब। शिवाजी की मुलाकात किससे होती है? औरंगजेब। औरंगजेब सोचा इनसे संधि कर ले कि भाई कोई जागीर ले लो, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। इन्होंने संधि ही नहीं किया, शिवाजी महाराज ने संधि ही नहीं किया। औरंगजेब ने कहा कि तो गड़बड़ बात है जी। औरंगजेब का कब्जा हो चुका था अहमदनगर पे, औरंगजेब का कब्जा हो गया था बीजापुर पे। उसने बीजापुर के सेनापति को भेजा, अफजल खान को। किसे भेजा? अफजल खान 7 फीट का था ससुरा, 6.5 फीट का, 7, एकदम भयानक था। शिवाजी की हाइट उतनी नहीं थी, शिवाजी की हाइट उतनी ही नहीं थी। अफजल खान ने सोचा कि शिवाजी को संधि के बहाने जाएंगे, गटाई दाब के मार डालेंगे धोखा से। तो सोचिए, संधि करने गए हो ना, धोखा से काहे लड़ रहे हो? तो ये भी ना अपने अंगूठी, एक बाग एक हथियार होता था, उंगलियों के बीच में ना छुप जाता था। ऐसे अंगूठा बंद करेंगे तो ऊपर से लगेगा अंगूठी है और नीचे से धारदार निकला रहता था। अंगूठा बंद कर लेंगे तो पता नहीं चल पाए, वही पकड़ बने थे। और जब उनको मारने की कोशिश किया, उन्होंने दबा के उसका चमड़े छील छाल कर रद्द कर दिया, निकाल यहाँ पे एक हक परत उखाड़ दिए ऊपर से, इसको मर गया बेचारा। अफजल खान का निपटा दिए। औरंगजेब भड़क गया, कहा कि रे तुम लोग क्या करता है, सब इतना बिरयानी खाया है सब दबा के, कैसे हार गया तुम वहां जाके? इन्होंने और किला जीतने लगे। औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान को भर लाठी मार मारे। शाइस्ता खान भागा, कहा कि ना महाराज बहुत आदमी उमर खा है, मार के रद्द कर दे रहे, सब लोग, मुगल वाला नहीं लड़ पाएगा उनसे। तो अफजल खान तो डिलीट हो गए डिलीट हो गया वो। और शाइस्ता खान को बड़ी मार मारा उन्होंने। अब उसके बाद इनके पास तो पैसा हो गया, किला ले लिए, और मुगलों का ना लगभग 35 गो किला कब्जा लिए। अच्छा, रियल में मुगलों का भी तो किला था नहीं, वो किला तो था बहमनी साम्राज्य के। बहमनी साम्राज्य तो 5 भागों में टूट गया था ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। तो यहाँ पे हो गया बहमनी। बहमनी में अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा 5 भाग था ना। और यहाँ कौन थे? मुगल, ये मुगल थे। और इसी एरिया में मराठों का उदय हो रहा था। यहां से कब्जा इन पे कौन कर रहा था? मुगल। अब मुगल कब्जिया रहे थे सब, अब मराठा वापस कब्जिया ले रहे थे सब। तो यहां से मुगल जीत रहा था, अब मराठा इधर से कब्जिया ले रहे थे सब यहाँ पे। अब पूरा तरह से परेशान हो गया था यहाँ लोग। यहाँ पे 35 गो किला जीत गए, और वो सारा किला बहमनी का था, जिसपे मुगलों ने अधिकार कर लिया था। इधर से मुगल कर रहे थे हमला, युद्ध में क्षति होती थी, युद्ध में थक के जैसे वापस जाते थे सब, मराठा के हमला कर देते थे। परेशान हो गए यहाँ पे। अब शिवाजी ने क्या किया? गुजरात के सूरत को लूट लिया 1664 में। क्या लूट लिया? सूरत। और सूरत मेन अड्डा था उस समय पैसा का, बहुत ज्यादा व्यापार होता था। कहां पे? सूरत में, समुद्र के किनारे था और व्यापार बहुत ज्यादा था। अब उन्होंने 35 वो किला लूटे। तो औरंगजेब का एकदम दिमाग खराब हो गया था कि यार ये कैसन शासक है, हमारे नाम से लोग डरते हैं, ये हम ही को चैलेंज कर रहे हैं। तो और उसके बाद से अफजल खान को निपटा दिए, शाइस्ता खान को मार के लसार दिए जमीन पे उसके बाद सूरत लूट लिए। औरंगजेब परेशान हो गया, कहा कि ये सब के बस का नहीं है। राजस्थान के थे राजा जय सिंह, राजस्थान के थे राजा जय सिंह। औरंगजेब ने उनसे अपना मनसबदार बनाया था। राजा जय सिंह पे सबसे ज्यादा औरंगजेब भरोसा करता था। जिस तरह अकबर सेना में सबसे ज्यादा भरोसा मान सिंह, अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा सेनापति मलिक काफूर था। समझ में आ गया कि नहीं गया वहां पे? और अकबर का शुरुआत में बैरम खान, शुरुआत में बैरम खान नहीं रहता था, अकबर बेचारा इतना छोटा कबर में लेटा रहता, बच्चा में मरा गया रहता होता। उसी तरह औरंगजेब सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता था? हाँ, जय सिंह को। औरंगजेब ने कहा कि देखिए जय सिंह, हम लोग का जो सबसे बड़ा गढ़ था ना सूरत, हाँ सूरत, उसको लूट लिया इन्होंने। अब इज्जत का फजीहत हो गया है। और शाइस्ता खान, अफजल खान पिटा उठा के चलाया से, उन सबके बस का नहीं है। अब 35 गो किला लूटा गया हम लोग का, इज्जत बर्बाद हो गई हम लोग। आपको फुल छूट देते हैं, जितनी बड़ी सेना ले जाना है ले जाइए, जितने दिन का राशन लेना है ले जाइए। उन्होंने कहा कि किसको हराना है? उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में शिवाजी को हराना है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, हमारे पास रसद सप्लाई ज्यादा होना चाहिए। इन्होंने कर दिया आक्रमण। और इन्होंने क्या किया? 1665 में आक्रमण किया। और उस समय यहां का जो सबसे बड़ा किला था पुरंदर, पुरंदर कौन किला था? पुरंदर का किला था। और वहीं आक्रमण हुआ, उसे कहा गया पुरंदर का युद्ध। कौन सा युद्ध? पुरंदर का युद्ध। और यहां जय सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया। जय सिंह ने पूरी पुरंदर की किला घेर लिया, पूरा पुरंदर का क्या कर लिया? किला घेर लिया। राजा लोग क्या करते थे? राजा लोग क्या करते थे ना पुरंदर का किला में, कि बहुत बड़ी सेना लेके किला के अंदर रहते थे। ये उनकी ताकत भी थी और यही उनकी कमजोरी भी थी।
कैसे ताकत थी कि एक बड़ी सेना लेके रहते थे किला के अंदर कि कभी भी निकल के सरप्राइज अटैक किया जा सके। और कमजोरी कैसे थी, इतनी बड़ी सेना के लिए रसद सप्लाई कंटिन्यू रहना चाहिए। समझ में आ गई ना क्या? अब अंदर कोई 5,000 की सेना लेके है तो 5,000 की सेना का खाना आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना दिन का सेना रखे होंगे ये लोग, पहाड़ का एरिया था पूरा अंदर, ज्यादा सेना का तो खाना नहीं होगा, घेर लिया किला ही चारों ओर से। जय सिंह के पास दिमाग बहुत था, चारों ओर से घेर लिया। और ये लोग तो बाहर थे, बाहर में तो रसद सप्लाई थी, अंदर से सारा सप्लाई काट दिए। उसके बाद ये युद्ध बदल गया संधि में, समझौता किया गया कि भैया पूरा का पूरा ही तो युद्ध घेरा गया। तो संधि जब हुआ तब ये कहा गया कि औरंगजेब को आपने तो बहुत नाराज किया है, औरंगजेब बादशाह आपको नाराज है। तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई जिसका नाम रखा गया पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत दो चीजें जो थी वो मराठों के पक्ष में हरगिज ही नहीं थी। जीते गए 35 किला में से 23 किला वापस करना था। जीते गए 35 किला में से कितना किला वापस करना? 23 किला वापस करना था। तो ये तो भाई